It's been 2 years since Aprilia has launched their RS457. Believe me, during the launch, everyone was so excited because this bike has completely changed the sub 500cc segment. And now it's 2026. तो क्या आज भी ये बाइक इतनी रेलेवेंट है जितनी पहले थी? तो चलिए इस वीडियो के अंदर समझते हैं। तो दुनिया भर में बाइक दिखाने के बाद इंडिया में 2023 दिसंबर IBW के अंदर बाइक आती है हमारे यहाँ। और इंस्टेंट जो है लोगों के रिएक्शन काफ़ी अच्छे थे, मतलब लुक्स जो थी उसके भी चर्चे हो रहे थे, मतलब हर फ्रंट पे गाड़ी हो काफ़ी ज़्यादा प्रेज मिल रही थी, इंटरनेशनली भी और हमारे यहाँ भी। तो इस बाइक का पॉपुलैरिटी दुनिया भर में गेन करने का रीज़न ये था कि जितनी भी बिगिनर कैटेगरी की मोटरसाइकिल्स होती हैं वो हमेशा मतलब ट्रिकल डाउन की हुई होती है। किसी ब्रांड का एग्जांपल लाइक कावासाकी का एग्जांपल लो, ZX-10R जैसी बाइक जो उनकी आती है, सबसे फ्लैगशिप बाइक जो आती है, हालांकि फ्लैगशिप बाइक उनकी S2R है, बट स्टिल जो उनके जो 1000cc में जो इनलाइन 4 बाइक आती है उससे ट्रिकल डाउन की हुई बाइक होती है। मतलब जैसे में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज होता है, थोड़ा पावर कम बनाता है, डेलिबरेटली उसको उस तरीके से ट्यून किया जाता है कि अपने एक हायर एंड की बाइक से काफी ज्यादा डिफरेंस क्रिएट किया जा सके, कि फील हो कि हाँ ये एंट्री लेवल बाइक है, इसमें आप धीरे धीरे अपग्रेड करोगे। बट एप्रिलिया का जो अप्रोच था इस बाइक को बनाने में वो थोड़ा अलग था। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले पावर फिगर। जितनी भी बाइक होती है इस कैटेगरी के अंदर, सब 500cc कैटेगरी के अंदर जो है वो जनरली 47 bhp पावर ही बनाती है। उसका रीजन है यूरोप में जो मोटरसाइकिल सेल होती है ना, वहाँ पे A2 और A1 लाइसेंस कैटेगरी है। तो A2 लाइसेंस कैटेगरी के अंदर जो है आपको 47 bhp के अंदर पावर रखना होता है। इसके वजह से आप देखते होंगे कि जितनी भी 500cc की मोटरसाइकिल्स है वो जनरली 47 bhp ही पावर बनाती है। तो एप्रिलिया का जो इंजन था RS457 का, इन्होंने इस जो इनके जो क्राइटेरिया थे 47 bhp उसको एकदम मैक्स आउट करती थी, मतलब 47.6 bhp पावर बना रही थी एक्चुअली। उसके बाद हम सुपर बाइक में जो चैसी देखते हैं, खास करके एल्यूमिनियम ट्रेलिस फ्रेम वाली जो चैसी होती है, वो चैसी को इस बाइक में कैरी फॉरवर्ड किया गया। और इस सेगमेंट के अंदर ये चैसी हमने कभी नहीं देखा था। ये चैसी इनकी RS660 में आती है जो 22-21 लाख इंडिया में भी कॉस्ट करती है। तो एक सुपर बाइक वाली चैसी मिली और इंजन की जो पावर डिलीवरी थी वो भी काफ़ी एक सुपर बाइक वाली फीलिंग देती थी, हर एक टॉप बैंड में अवेलेबल थी। तो जिस तरीके से एप्रिल ने इस बाइक को लेकर अप्रोच किया था वो काफ़ी अलग था। मतलब अगर कोई बड़ी बाइक चला रहे हैं तो नहीं, ऐसा भी नहीं फील होगा कि इस बाइक में काफ़ी कम पावर है। तो सबसे पहले अगर मैं इस बाइक की डिज़ाइन की बात करूँ तो इस बाइक की डिज़ाइन जो है काफ़ी ज़्यादा यूरोपियन या इटालियन कह लो वैसी लगती है। एक DRL थ्रू आउट रन करती है, इसके साथ जो है रिफ्लेक्टर बेस्ड हेडलाइट आपको मिलते हैं और बीच में जो है हाई बीम। जिस तरीके की इस बाइक की DRL है इसकी वजह से काफ़ी बाइक डिस्टिंक्टिव लगती है, क्राउड से तो हमेशा अलग ही खड़ी होती है। बाइक आगे से काफ़ी बल्की भी लगती है और फेडिंग वगैरह की वजह से, और मिरर की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लगती है। मतलब ओवरऑल जो है डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। हाँ, अगर आप रियर के साइड आओगे तो शायद आपको लगेगा कि बाइक थोड़ी सी पतली है, मतलब थोड़ी और मोटी हो सकती थी या बल्कि हो सकती थी, बट ओवरऑल जो है बाइक काफ़ी सुंदर और प्रोपोर्शनेट लगती है। इवन अगर कोई और बंदा बाइक ड्राइव कर रहा है और साइड व्यू मिरर में बाइक आती दिखती है तो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा प्रेजेंस जो है वो बाइक की ऑटोमेटिक दिखती है। बट हाँ, जैसे बाइक क्रॉस करती थोड़ा लगता है कि पीछे का सेगमेंट जो है थोड़ा पतला है। शायद उसका ये रीज़न हो सकता है कि इस बाइक में जो टायर है 150 सेक्शन के आते हैं, इसके वजह से मे बी रियर प्रोफाइल थोड़ी छोटी लगती है। बट मुझे लगता है इस सेगमेंट के अंदर यही प्रोफाइल में सारे बाइक्स में टायर आती है, तो आपको शायद चेंज कराने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि अमूमन क्या होता है अगर आप टायर की साइज़ बड़ी करते हो तो उस पर कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में आपको ट्रेड ऑफ करना पड़ता है, राइड क्वालिटी में भी, कॉर्नरिंग वगैरह में। और जिस तरीके की हेडलाइट दिखती है इतनी बड़ी सी, तो क्या इसके थ्रो के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। एक्चुअली इसकी लो बीम पे भी विजिबिलिटी डिसेंट इनफ है, लाइट की स्पीड बहुत अच्छी है, बट इंटेंसिटी मुझे लगता है थोड़ी और होनी चाहिए। बट अगर आप हाई बीम ऑन करके चल रहे हो, जो कि नहीं चलना चाहिए अगर सड़क पे गाड़ी चल रही है, तो आपको एक विजिबिलिटी ठीक ठाक दे देगी। ओवरऑल इट्स गुड लाइट। और इसके साथ साथ जो इसकी इंडिकेटर है वो हेडलाइट के अंदर ही इनबिल्टेड है। पीछे में आपको 2 इंडिकेटर मिलते हैं, बट आगे वाला जो इंडिकेटर है वो हेडलाइट के अंदर ही इंटीग्रेटेड है। टेल लाइट जो है ये बैटमैन का लोगो का आपका याद दिलाएगा। बैटमैन का जो बैट होता है उस पर ऐसा कुछ दिखता है, उससे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है। और इसके नीचे आपको लाइसेंस नंबर प्लेट मिल जाता है। तो ओवरऑल काफ़ी नीट और क्लीन डिज़ाइन है पीछे का भी। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं क्वालिटी लेवल की, बाइक के अंदर कैसी थी। तो यार इस बाइक की क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छी है, और कुछ एक जगह पे मुझे लगता है इंप्रूव भी हो सकता है। मतलब जो प्लास्टिक से बनी हुई है, फेडिंग जो मेनली डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा स्टडी फील होती है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी फील भी होती है। बट कुछ एक हिस्सा है जैसे कि आपका फ्रंट मडगार्ड जो है वो थोड़ा फ्लिमजी सा लगता है, मतलब उतना स्टडी फील नहीं होता है। और जो फिट एंड फिनिश है आगे वाला जो रेल काइंड ऑफ है, मतलब जो आपको फेडिंग को आगे वाला फेडिंग और साइड वाले फेडिंग को कनेक्ट जो करता है, वहाँ पे जो एक लाइन है काफ़ी बड़ी सी जो दिखता है कि यहाँ से कनेक्ट हो रहा है, तो वो थोड़ा बेटर हो सकता था। आपका इंजन किल स्विच
स्विच है जिससे गाड़ी स्टार्ट भी होती है, उसकी क्वालिटी थोड़ी बेटर हो सकती है। और स्विच की बात कर ही रहा हूँ तो मैं ये बताना चाहूँगा कि स्विच की टैक्टाइल फील उतनी अच्छी नहीं है, बट स्विच की ओवरऑल जो है क्वालिटी ठीक ठाक लगेगी आपको। तो इसके बाद अर्गोनॉमिक्स पे चलते हैं। तो अर्गोनॉमिक्स में मेनली आपको सॉर्टेड लगेगा, बट मुझे एक प्रॉब्लम हो रही है कि इंडिकेटर जो होता है, जब मैं ड्राइव के टाइम इंडिकेटर देता हूँ तो मेरे को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, खासकर क्योंकि मेरा जो थंब है वो नहीं पहुँच पाता इंडिकेटर की जगह पे। बेसिकली मूवमेंट जो है मेरे हाथ का वो थोड़ा शिफ्ट करना पड़ता है इंडिकेटर देने के लिए, और इवन बंद करने के लिए प्लान करना पड़ता है कि हाँ मैं अब इंडिकेटर बंद कर रहा हूँ। इतना स्मूथली मेरे से नहीं हो पाता। मे भी मेरा हाथ छोटा है इसलिए, बट मुझे लगा बताना चाहिए। इसके बाद दूसरा एक मुझे फील हुआ था कि जब मैं स्नीकर में चलाता हूँ तो शू जो है मेरा फंस जाता है फुट रेस्ट के ऊपर। कई बार मैं घबरा गया था गिर ना जाऊँ, फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हुआ नहीं है। पर मैंने ये भी नोटिस किया है कि सारे शूज़ में मेरे नहीं होते हैं, बट 2 शूज़ में मेरा जो है ये होता है। मे बी आप राइडिंग बूट्स पहन के चलाओगे तो आपको ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट और उसके बाद जो हैंडल का जो आपका यू टर्न लेते समय जब आप पूरा हैंडल घुमाते हो तो उसमें जो है पूरा हैंडल टैंक में सट जाता है। इसके वजह से बहुत दिक्कत होती है बाइक घुमाने में, खास करके यू टर्न लेने की बात कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा मेरे को लगता है एर्गोनॉमिकली फ्लॉ है इस बाइक के अंदर। वो बेटर होना चाहिए यार, क्योंकि और भी ज़्यादा टर्निंग रेडियस बढ़ जाता है इस बाइक का। और अगर आपकी हाइट थोड़ी कम है, लाइक 5'4", 5'3" है, तो आपको और ये ज़्यादा फील होगा। आपका पैर सही से अगर नीचे नहीं आएगा ना तो आपको पीछे करने के लिए भी ये थोड़ा सा लगेगा कि यार अगर पूरा घूमता बाइक अच्छे से तो मैं एक बार में आप गाड़ी को टर्न ले लेते। तो ये चीज़ भी है। तो उसके बाद बात करते हैं सीटिंग कंफर्ट की यार। तो सीटिंग कंफर्ट जो है इस बाइक की, अगर शहर के अंदर मेनली चला रहे हो तो काफ़ी अच्छी है। ज़्यादा कंप्लेन नहीं करोगे, धीरे धीरे यूज टू हो जाओगे। हालांकि आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सीट स्टिफ लग सकती है, बट धीरे धीरे जैसे आप शहर के अंदर चलोगे तो आपको उस चीज़ का आदत लग जाएगा। तो सीटिंग कंफर्ट डिसेंट एनफ है, बहुत ज़्यादा लीन करके आपको नहीं चलाना होता है। बट देखो स्पोर्ट्स बाइक है तो कमिटेड पोस्चर होगा ही उसका, क्योंकि मतलब ही स्पोर्ट्स बाइक का वैसा ही होता है ना। वरना फिर आप स्ट्रीट नेकेड बाइक ले लो आराम से, कोई इशू नहीं है। मुझे लगता है अगर आप सुपर स्पोर्ट काइंड ऑफ बाइक ले रही हो, जो राइडिंग पोजीशन जो उसकी थोड़ी कमिटेड होनी भी चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप उस तरीके से ड्राइव करते हैं तो गाड़ी के को अच्छे से फील कर पाते, गाड़ी भी थोड़ी अच्छी कंट्रोल होती है। मैं जब भी मैं दूसरी बाइक चलाता हूँ, इस पे आता हूँ तो मेरे को एक क्लियर डिफरेंस समझ में आता है कि जब मैं एप्रिलिया चलाता हूँ ना तो इसमें जो है ज़्यादा फील आती है बाइक में कि हाँ आप एक बाइक से एक हो गए हो, बट इतना भी एग्रेसिव नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा कंप्लेन करो, अनकंफर्टेबल हो। हाँ, इसके कंपैरिजन में निंजा 500 जो है उसकी राइडिंग अर्गोनॉमिक्स है वो ज़्यादा रिलैक्स्ड है। अगर स्टिल आपको समझना है राइडिंग कंफर्ट को, तो अगर आपके दोस्त के पास R15 है तो आप कंपेयर कर सकते हो राइडिंग पोस्चर किस तरीके से। R15 से ज़्यादा ही कंफर्टेबल है इस बाइक का राइडिंग पोस्चर, बट थोड़ा उसको आप ड्राइव करके देखो, समझ में आ जाएगा मोर और लेस किस तरीके से सुपर स्पोर्ट काम करता है। और उसके बाद अगर आप लॉन्ग राइड पे जा रहे हो तो उसमें आपको फील होगा कि सीट जो है काफ़ी स्टिफ है, और जो है रियर वाली सीट तो और भी ज़्यादा स्टिफ है। सो मेनली ये जो बाइक है आगे वाले ही के लिए ही ज़्यादा डेडिकेटेड है, बना हुआ है, ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा वो। रियर पैसेंजर जो है वो 100 किलोमीटर तक चल लेगा, बट ज़्यादा वो ट्रैवल नहीं कर पाएगा। इसके बाद आता है ड्राइविंग पार्ट में, इसकी जो चैसी, इंजन और सस्पेंशन वगैरह। तो सबसे पहले इंजन जो है 48 bhp पावर बनाती है और 44 न्यूटन मीटर टॉर्क बनाती है, ठीक है। और 270 डिग्री क्रैंक होने की वजह से क्या है कि टॉर्क की अवेलेबिलिटी हर एक जगह आपको मिल जाती है, हर एक आरपीएम बैंड पे। और इसके वजह से क्या होता है, जब आप शहर के अंदर बाइक चलाते हो तो आपको कभी भी ऐसी फीलिंग नहीं आती कि गाड़ी को हमेशा हाई रेप पे रखें या फिर आरपीएम थोड़ा सा ऊपर रखें गाड़ी को पुल करने के लिए, क्योंकि ये गाड़ी जो है आराम से 3500-3000 आरपीएम पे भी पुल हो जाती है बिना किसी टेंशन के। इवन हायर गियर में भी जो अगर गाड़ी है तो ईजिली पुल हो जाती है। मैं 30 की स्पीड पे आप थर्ड गियर कर सकते हो, जो मुझे लगता है काफ़ी अच्छी बात है कि तो टॉर्क की अवेलेबिलिटी जो है पूरे बैंड में होने की वजह से इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता है। शहर के अंदर काफ़ी इजीली चला पाते हो इस बाइक को। और सिर्फ शहर की बात नहीं है, हाईवे के ऊपर ये काफ़ी अच्छी परफॉर्म करती है। 120-130 तक स्पीड इस बाइक में इजीली पूरे दिन थ्रू आउट कर सकते हो बिना किसी परेशानी के। और हाईवे के ऊपर भी आपको कभी भी फील नहीं होगा कि गाड़ी के अंदर आपकी पावर कम है या फिर कुछ भी प्लान करना पड़ रहा है ओवरटेक करने के लिए। इवन 120 भी ओवरटेक करा है बिना किसी भी इशू के। मैंने 160 तक इसको ड्राइव किया है, वहाँ तक मुझे ऐसा नहीं लगा कि गाड़ी में पुल की कमी है। इवन विथ पीडीएन की बात कर रहा हूँ मैं। सो गाड़ी में पावर बहुत अच्छी है, आप एंजॉय करोगे बाइक को राइड के टाइम पे, खास करके हाईवे में, क्योंकि आप इतना पावर कभी भी शहर के अंदर यूटिलाइज नहीं कर पाते हो। और इंजन के साथ जो है गियर बॉक्स, यार गियर बॉक्स जो है, जो इसमें गियर शिफ्ट के टाइम काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आती है, मतलब एक बहुत ज़ोर का आता है कट से। मतलब अगर डाउन शिफ्ट कर रहे हो, अप शिफ्ट कर रहे हो, पता नहीं अगर कोई भी RS457 के पास है, क्या उनके साथ भी ऐसा होता है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए, ताकि मैं भी अगले सर्विस में इस चीज़ की बात कर सकूँ।
हालाँकि मैंने पहले ही बताया था अपने प्रीवियस सर्विस में, तो उन्होंने कुछ ख़ास इस पे ध्यान दिया नहीं। ये चीज़ है, गियर बॉक्स में काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आती है, एक ये मुझे बहुत बेकार लगा। मैंने अपने दोस्त को दिया चलाने, उसने बोला यार कहीं गियर में तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो इतनी ज़्यादा आवाज़ आती है। और क्विक शिफ्टर की बात करूँ तो हाँ, शहर के अंदर तो मैं इसको यूज़ नहीं कर पाता हूँ, बट जब मैं हाईवे पे रन करता हूँ तो भाई बहुत मज़ा आता है चलाने में। काफ़ी स्मूथ डिलीवरी होती है, अगर आप हायर आरपीएम पे क्विक शिफ्टर यूज़ करते हो तो काफ़ी फन एक्सेलरेशन मिलता है। तो सस्पेंशन जो है काफ़ी स्टिफ है बाइक की। मेरा तो स्टॉक सेटिंग में ही है, मुझे तो काफ़ी स्टिफ फील होती है, खास करके जब मैं नया-नया लेके आया था और ये राइड जो है 2000 किलोमीटर का भी मैंने न्यू बाइक में ही करी है, तो उसमें मुझे है सस्पेंशन स्टिफ ही लगी है। इवन पिलियन को और भी ज़्यादा फील होता है, बट एज अ राइडर आपको फिर भी फील होता है कि आप गड्ढे के अंदर जा रहे हो, हर एक गड्ढा आपको फील होगा, लिटरली हर एक गड्ढा फील होगा। अगर आपने स्पीड कम रखा है तो और भी ज़्यादा फील होगा, ये मैंने नोटिस किया है। बट एक और चीज़ है, अगर टार वाला रोड होता है ना, तो उसमें सस्पेंशन कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है सीमेंटेड रोड से। जैसे यहाँ मुंबई में हर जगह कॉन्क्रीट रोड है, तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा गड्ढा फील होता है हर एक चीज़ में। बट मैं ज़्यादा छेड़ना नहीं चाह रहा हूँ सेटिंग के साथ, क्योंकि यार अभी बाइक की स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, हैंडलिंग भी बहुत अच्छी है। तो मुझे लगता है कि सस्पेंशन के साथ मैं कुछ करूँगा, फिर हैंडलिंग कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए, इसकी वजह से मैं थोड़ा सस्पेंशन के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं करना चाह रहा हूँ। और आप मुझे कमेंट के अंदर बताइए कि आप लोग में से अगर किसी के पास एडजस्टेबल सस्पेंशन वाली बाइक है, तो आप उसमें कितनी बार मतलब एडजस्टमेंट करते हैं? मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ, क्योंकि एडजस्टमेंट आज के गाड़ी में आ तो रही है, बट मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि एज ए कंज्यूमर आप कितना उसका इस्तेमाल करते हो। हाँ, अगर हीट की बात करूँ तो देखो, हाईवे पे तो बिल्कुल भी हीट नहीं पता चलता है, क्योंकि हाई स्पीड पे चलते हो बहुत अच्छे से इंजन का सिस्टम जो कूल डाउन होता है। बट शहर के अंदर आपको हीट फील होगा, आपके लेफ्ट जो आपका पैर है, खास करके घुटना वाला हिस्सा के पास जो है, वो आपको हीट आएगा। बट ऐसा भी नहीं है कि आप बियर नहीं कर सकते हो हीट को, कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऐसा मुझे फील नहीं हुआ है अभी तक। और आई थिंक अगर आप राइडिंग पैंट्स वगैरह पहनते हो तो और भी आपको कंप्लेन खास नहीं होगी। बट एक चीज़ से आप कंप्लेन में भी कर सकते हो, क्योंकि जो फ्रेम है ना गाड़ी का, वो हीट हो जाता है और वो फ्रेम मेरे थाई में सटता है, तो आपको थोड़ा सा पैर बाहर रखना पड़ता है हल्का सा, ताकि वो फ्रेम में सेट होना। सिटी के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। बट जैसे गाड़ी पेस में रहती है तो फिर वो धीरे धीरे फ्रेम ठंडा होने लगता है। और मैं जो बात कर रहा हूँ ना, मैं ये बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक की बात कर रहा हूँ, मतलब जहाँ आप 12-10 से स्पीड से गाड़ी ऊपर नहीं ले जा सकते हो, मैं वहाँ पे बात कर रहा हूँ। गाड़ी हीट होती है खास करके ज़्यादा 12-15, जहाँ पे वहाँ पे आपको जो है वो फील होगा हीट फ्रेम वगैरह पे। अगर आई थिंक 30-40 पे भी आप गाड़ी कंटिन्यूस चला पा रहे हो, मतलब शहर के अंदर, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ शायद ना फील हो। बट मैं मुंबई में रहता हूँ, तो यहाँ पे जब भयानक ट्रैफिक होती है तो भाई 10-12-8-9 इससे ऊपर गाड़ी जाती नहीं, लिटरली क्रॉल करती है। उस समय मुझे ये चीज़ फील होता है। और इंजन सस्पेंशन को जो है काफ़ी अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है चैसी, क्योंकि चैसी के बिना तो क्या होगा, मतलब चैसी अच्छा है तो ऑफकोर्स गाड़ी अच्छी बिहेव करेगी। इस बाइक के बारे में सबको पता ही होगा कि इसमें एल्यूमिनियम ट्रेलिस फ्रेम आता है, जो कि RS 660 में वो फ्रेम आता है, जो कि काफ़ी महंगी गाड़ी है। और ये सेगमेंट फर्स्ट एल्यूमिनियम ट्रेलिस फ्रेम है, और इसके अलावा किसी में नहीं आती। और ये चैसी जो है काफ़ी स्टिफ है, और चैसी स्टिफ होने की वजह से काफ़ी अच्छा राइड मिलता है। आप ट्रैक पे चलाते हो, जो लोग ट्रैक करते हैं उनसे ही पूछना, वो बहुत अच्छे से गाड़ी बिहेव करती है। एक फन फैक्टर जो इस गाड़ी के अंदर काफ़ी ज़्यादा होता है इसकी वजह से। तो सस्पेंशन, इंजन और चैसी मिलके जो आपको बहुत अच्छा राइडिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ इस बाइक की जो टायर है वो भी काफ़ी अच्छा ग्रिप प्रोवाइड करती है, इसकी वजह से और भी ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है बाइक चलाने में। और इस बाइक की एक वीक पॉइंट हमेशा से रही थी ब्रेकिंग। तो ब्रेकिंग जो है बहुत अच्छी नहीं रही थी उस समय भी, और जो हालांकि मेरे पास भी बाइक है तो मैं भी ओन करता हूँ, तो ब्रेकिंग में ये कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा शार्प फीडबैक नहीं है आगे वाले ब्रेक का। खास करके पीछे वाला का इनिशियल फीडबैक बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे आप एग्रेसिव थोड़ी सी ब्रेकिंग करते हो, ABS बहुत जल्दी इंटरवीन करता है। और फ्रंट ब्रेक में अगर इमरजेंसी में ब्रेक कर रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा ब्रेक स्क्वीज करना पड़ता है, अगर आप काफ़ी देर से चला रहे हो बाइक, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको केयरफुल होना पड़ेगा ब्रेकिंग के मामले में। कुछ लोग कहते हैं 5.1 वाला ब्रेक फ्लूइड जो आता है उससे ब्रेकिंग सुधर जाती है, बट मैंने यूज़ नहीं किया तो मैं इस पर कुछ कमेंट नहीं कर सकता हूँ। बट स्टिल आई थिंक ब्रेकिंग जो है नॉर्मल जो स्टॉक में आती है ब्रेकिंग, वो अच्छी होनी चाहिए। अगर इतनी पावर है गाड़ी के अंदर तो उसको स्टॉपिंग पावर भी उस तरीके की होनी चाहिए। और बेसिक्स के अलावा जो थी इस बाइक के अंदर फीचर्स, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स जितने इस गाड़ी के अंदर आ रहे थे उस टाइम, उस सेगमेंट में एक ही बाइक डिलीवर कर रही थी इलेक्ट्रॉनिक्स, वो थी RC 390 या फिर ड्यूक 390। हालांकि वो इसका डायरेक्ट राइवल तो है नहीं, क्योंकि प्राइस में काफ़ी गैप है, बट स्टिल रेफरेंस के लिए मैं बोल रहा हूँ कि इस सेगमेंट के अंदर उतने इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं आते थे। बट इस गाड़ी के अंदर आपको हर चीज़ मिलता था, कलर DFT हो, ABS हो, ट्रैक्शन कंट्रोल हो, मतलब जितने तमाम फीचर्स होते हैं, जैसे कि डिफरेंट राइडिंग मोड्स होते हैं, टर्न बाय टर्न नेविगेशन होता है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ, तो
ये सब आपको पूरा एक पैकेज मिल रहा था, जिसकी वजह से ये गाड़ी जो है हर एक फ्रंट पे जो है काफ़ी कंप्लीट लगती थी, अगर आप ड्राइविंग की बात कर लो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करो। तो ओवरऑल जो है ये बाइक काफ़ी लोडेड आती है इलेक्ट्रॉनिक वाइज। बाकी इस बाइक की बेसिक्स तो स्ट्रॉन्ग है ही हमेशा से और रही ही है। और इस सेगमेंट के कॉम्पिटिशन की बात करें तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन अभी हमारे पास नहीं है, क्योंकि यामाहा R3 था जो कि जा चुका है, शायद इस साल लॉन्च हो जाएगा। बट जो नया वाला R3 भी हमने देखा है ओवरसीज में, उसमें इंजन में कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है, मतलब सेम पावर बना रही थी जो पहले बना रही है। हाँ, लुक में चेंज है, जो कि उनकी अब जो आर आने वाली बाइक है उससे अब रिजेंबल करती है, जो कि पुराने वाले में 2 लाइट आती थी, अब वैसा नहीं, उसमें सिंगल प्रोजेक्टर लाइट आएगा R3 में। और जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर R3 का है वो भी कलरफुल वाला नहीं है, बेसिक वाला ही है। अगर मे बी इंडिया में अगर वो लॉन्च करते हैं तो इन सब चीज़ को शायद इवन आउट कर दे। बट मोटा मोटा जो है अभी जो उन्होंने ओवरसीज में R3 दिखाया है, लोगों ने खरीदा है, बेसिक इंस्ट्रूमेंटल पैनल है उस गाड़ी की, और पावर में भी कुछ छेड़छाड़ नहीं किया गया है, बस बेसिकली फेसलिफ्ट में बस फेस को ही उठाया गया है उस बाइक के अंदर। और इसके अलावा निंजा 500 है, जो कि इस बाइक से 1,30,000 या 1,40,000 एक्सपेंसिव आती है, बट वो बाइक भी बहुत कुछ लैक करती है। अगर बेसिक चीज़ ले लो तो अपसाइड डाउन फोक उस बाइक में नहीं आती है, जो कि हर एक बाइक में अब आने लगी है। पल्सर N160 वगैरह में आती है, बट उस बाइक में नहीं आती है। फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत सारा मिस आउट करती है, कलरफुल TFT नहीं मिलता है आपको निंजा 500 में, तो ये सब बेसिक चीज़ भी निंजा 500 कवर नहीं करती है। और इसके अलावा जो इस सेगमेंट में और बट कुछ एक बाइक आने वाले हैं, और ये कॉम्पिटिशन जो है काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाले है। जैसे कि BMW अपना 450 जो है उनका एडवेंचर सीरीज लॉन्च कर रहा है, साथ साथ अभी रिसेंट हमने देखा है उसका स्पोर्ट्स बाइक भी टेस्टिंग में है, मतलब स्पोर्ट्स बाइक भी आएगी। उस बाइक में तो इलेक्ट्रॉनिक्स भरपूर होने वाला है। मुझे लगता है कि इस प्राइस पॉइंट में शायद वो बाइक लॉन्च ना हो पाए, जिस प्राइस पर RS457 आती है। और उसके अलावा जो है CF मोटो शायद इस साल आ जाए, और CF मोटो अगर अपना 450 वाला इंजन और या प्लेटफॉर्म लेके आ रहा है तो उसमें उनकी भी स्पोर्ट्स बाइक आने वाली है। हाँ, वो बाइक जो है इस बाइक को कॉम्पिटिशन दे सकती है, वो काफ़ी ज़्यादा गिमिकी फीचर और भी आते हैं उस बाइक में, लाइट वगैरह बहुत ज़्यादा एनिमेशन करता है। और इसके अलावा अपाचे, टीवीएस अपाचे 450 भी आएगा इस साल, तो मुझे लगता है प्रॉपर कॉम्पिटिशन शायद अपाचे 450 ही दे पाएगा, प्राइसिंग में भी और वैल्यू में ओवरऑल। क्योंकि अभी जो है 4,22,000 इस बाइक की प्राइस हो गई, जो कि GST 2.0 के बाद बढ़ गई थी, बट कंपनी ने इस 2026 के लिए प्राइस फिर से रिवाइज किया है, और भी वेरिएंट्स भी रिवाइज किए उन्होंने। तो प्राइस अभी 4,20,000 है, और अपाचे जो आएगी 450, आई थिंक वो भी 4 लाख के आसपास ही कहीं ना कहीं प्लेस होगी, मे भी इसको अंडरकट भी कर सकती है। अपाचे एक कंपटीशन होगी जो आने वाले टाइम में जो इस बाइक को थ्रेट करने वाली है, क्योंकि आपको पता ही है अपाचे में हमेशा से इलेक्ट्रॉनिक्स रिच बाइक रही है, हर चीज़ उसके अंदर मिलता है, मतलब जितने इलेक्ट्रॉनिक्स की जरूरत नहीं है 300 सीसी के हिसाब से, बट फिर भी अपाचे में वो सब आता है। तो 450 आएगा तो आप समझ ही सकते हो कितने ज़्यादा ओवर फीचर लोड उसमें करके TVS भेजेगा। और एक RC390 का बात कर लेता हूँ, हालांकि RC390 में सिंगल सिलेंडर इंजन है और इससे सस्ती भी है, बट स्टिल RC390 या फिर ड्यूक 390 जो है उसकी जो ओवरऑल पैकेज है ना, एज ए वैल्यू प्रोपोर्शन में जब देखोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बैठती है। और RC390 भी नई वाली आने वाली है इस साल में, तो उसमें भी क्रूज़ कंट्रोल वगैरह जो फीचर लैक कर रहे हैं अभी जो ड्यूक 390 में उसमें नहीं है, वो सब उसमें आ जाएगा, तो वो बाइक और भी वैल्यू फॉर मनी हो जाएगी। तो RC390 का मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि जब लोग बाइक खरीदने जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू प्रोपोर्शन देख के ही लेते हैं हमारे यहाँ, इसलिए मैंने उसको भी कॉम्पिटिशन में रखा है। तो RC390 की जो पावर फिगर्स 46 bhp रहेगी, बाकी टॉर्क वगैरह भी अच्छा रहेगा, बट जैसा मैंने बोला कि ये इंजन ज़्यादा सुपीरियर है, डुअल सिलेंडर इंजन है, ज़्यादा स्मूथ पावर डिलीवरी है इसकी, और ज़्यादा मैच्योरली बिहेव भी करती है, जो कि RC कहीं ना कहीं लैक करती है इस चीज़ में। बट वैल्यू पर्सपेक्टिव से RC का कोई मैच नहीं है, और RC जब लॉन्च होगी तो उसका भी कोई मैच नहीं होगा। शायद एप्रिलिया भी इस थ्रेट को समझ रहा है, आने वाले कॉम्पिटिशन को और हर चीज़ को, इसलिए 2026 के लिए उन्होंने शायद रिफ्रेशमेंट किए बाइक के अंदर। तो इसमें अभी नए 2 कलर्स ऐड हुए हैं, एक आर्सेनिक येलो ऐड हुआ है और एक कोरल ब्लू ऐड हुआ है, स्नेक कोरल ब्लू, और एक तीसरा वेरिएंट लॉन्च हुआ है जो कि 15,000 एक्सपेंसिव है, GP रेप्लिका एडिशन नाम से ये वेरिएंट है। और इसके अंदर आपको कुछ एक एडिशनल फीचर्स मिलेंगे जो कि आपको बेस वाले बाइक में नहीं मिलेंगे, लाइक आपको इसमें क्विक शिफ्टर मिलेगा, इसके अलावा जो है एडजस्टेबल ब्रेक लीवर मिलेगा, फिर आपको सीट काउल भी मिलेगा रियर का, और जो है अपग्रेडेड ब्रेक पैड भी मिलेंगे। तो 15,000 में आपको ये सब सारा कुछ मिलने वाला है बाइक के अंदर। अभी तो बेस वाले में आपको क्विक शिफ्टर अलग से लेना पड़ेगा, आई डोंट नो आने वाले टाइम पे शायद उसका किसी पैकेज के साथ वो मिलने लगे तो अलग बात है, क्योंकि मेरे बाइक में तो एक पैकेज के साथ ही आया था सेम प्राइस में। तो थोड़ी वीकनेस की बात कर लेते हैं जो कि आने वाले टाइम पे शायद इसको इस बाइक को अफेक्ट कर सकती है। तो सबसे पहले तो रिलायबिलिटी और सर्विस की बात है। जैसा आपको पता ही है, जब बाइक लॉन्च हुई तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आए थे, तो इसके वजह से जो है एक नेगेटिव परसेप्शन काफ़ी ज़्यादा बिल्ड हुआ था, और जिस तरीके से एप्रिलिया ने उस चीज़ को हैंडल किया था वो मैं क्या ही बोलूँ। खैर, तो अभी जो है नए वाले मॉडल्स में इंजन फेलियर्स नहीं देखने के लिए मिले हैं, जो कि प्रीवियस मॉडल्स में दिखा है। चलते चलते इंजन में ब्लो आउट हो जा रहा है, कई बार स्टॉक बाइक में भी हो रहा है
कई बार जो है अपग्रेड बाइक मतलब जो भी चेंज वेंज करते हैं एग्जॉस्ट वगैरह उसमें भी प्रॉब्लम आ रही थी। सो इन सब की वजह से है एक नेगेटिव इमेज जो है एप्रिलिया की बिल्ड तो हुई है लास्ट जो है टाइम में, बट अभी हमने जो रिसेंट वाले बैचेस देखे हैं, मॉडल्स देखे हैं, उसमें ऐसी प्रॉब्लम दिखी नहीं है। मतलब कुछ भी इशू इंजन को लेके हो या फिर और भी चीज़ को लेके। और एप्रिलिया ने खुद भी रिकॉल कराया था, लाइक चेन टेंशनर वाले इशू थे शायद 24 वाले मॉडल में, तो उन सब बाइक को उसने खुद ही रिकॉल करवाया था। तो एप्रिलिया भी ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं कर रहा है, वो काम कर रहे हैं वो लोग, बट इस परसेप्शन के अलावा जो है सर्विस की रीच भी है। मतलब हर जगह एप्रिलिया तो अवेलेबल नहीं है। और रिलायबिलिटी में एज आई सेड कि अभी जो हमने देखा था पुराना बाइक में जो प्रॉब्लम आ रही थी, इसकी वजह से थोड़ा सा डर लगता है कि यार लेना सही होगा नहीं होगा। जैसे मैं भी ये चीज़ सोच रहा था लेने के पहले, क्योंकि आपको पता होगा पावर लॉस वाले जो फेनोमिना है ना, वो काफ़ी कॉमन, मतलब कॉमन नहीं बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा हुई थी लोगों के साथ। तो मुझे लगता था यार मेरे पास तो इस सेगमेंट में कोई और गाड़ी भी नहीं है, मैं खरीद तो लूँगा, और जब पावर लॉस होगा मुझे शायद समझ में भी ना आए कि मेरी बाइक की पावर लॉस हो रही है या हो चुकी है। तो मैं कंपेयर करने के लिए मेरे पास कुछ रहेगा नहीं, तो मैं कैसे कंपेयर करूँगा कि पावर लॉस हुआ नहीं हुआ। तो एक ये डर था मेरे दिमाग में। सर्विस की क्वालिटी पे एप्रिलिया काम तो कर रहा है, बट अभी उसको काफ़ी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है मुझे लगता है। और इस चीज़ के लिए अगर कॉम्पिटिशन की बात करूँ, जापानीज़ का क्या ही बोलना है, कावासाकी हो या फिर होंडा हो। हाँ, होंडा का भी शायद CBR 500R आ सकता है, फेडिंग वाली मोटरसाइकिल उनकी इस साल में। तो ये सब जो कंपनी है इसकी सर्विस वगैरह काफ़ी रिलायबल रहे हैं ओवर द टाइम। आपने देखा ही है इस तरह की बाइक में कभी कुछ भी इंजन से रिलेटेड तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, इंजन हो या गियर बॉक्स हो। और कावासाकी का भी सर्विस रीच हर जगह तो नहीं है, बट उसकी क्वालिटी काफ़ी बेटर है एप्रिलिया से सर्विसिंग की। और सेम BMW का अगर एग्जाम्पल पे लूँ, क्योंकि BMW भी आने वाली है, BMW की सर्विस की क्वालिटी तो अच्छी है, बट वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी है। और TVS आने वाला है, तो सो TVS का आपको पता ही है, वो भी काफ़ी ज़्यादा सर्विस के फ्रंट पे काफ़ी ज़्यादा चैलेंज आती है उसको भी। तो ओवरऑल मैं इस चीज़ के बारे में बात करना चाहूँ, एज ए प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट बनाया है एप्रिलिया ने। 2026 के अंदर जो है अभी भी ये बाइक उतना ही थ्रस्ट के साथ खड़ी होती है, मतलब कहीं भी डेटेड फील नहीं होती, डिज़ाइन हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक हो, किसी भी चीज़ में। हाँ, आई थिंक क्रूज़ कंट्रोल अगर ऐड कर दिया जाए तो वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अब तो सारे बाइक में आ रहे हैं क्रूज़ कंट्रोल। तो एक क्रूज़ कंट्रोल ही है जो मुझे लगता है लैक करती है। हाँ, एक और चीज़ है, हैज़ार्ड लाइट ने इस बाइक के अंदर, आई डोंट नो कितना यूज़ का है, बट आप चलती गाड़ी में लोग यूज़ करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। स्टिल हैज़ार्ड लाइट होना चाहिए था और क्रूज़ कंट्रोल होना चाहिए था। ये दो चीज़ लैक करती है बाइक इस प्राइस पॉइंट में भी। तो ओवरऑल ये सब चीज़ है, बाइक ये उसके लिए बनी है, उन लोगों के लिए बनी है जो कि थोड़ा अलग बाइक लेना चाहते हैं, थोड़ा ज़्यादा इंथुजियास्टिक बाइक चाहिए जहाँ पे ज़्यादा पावर हो, ज़्यादा फन हो, मे बी ट्रैक यूज़ करते होंगे वो, तो उन लोगों के लिए बाइक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। लेकिन ऐसे लोग जिसे सेफ बाइक चाहिए, जिसे पीस ऑफ माइंड चाहिए बेसिकली, भाई उससे कोई भी मुझे इशू नहीं चाहिए, मैं जो ले रहा हूँ हमेशा चलते रहे बिना किसी परेशानी के, तो आपके लिए बाइक नहीं है वो। आप किसी और में जाओ, कावासाकी में जाओ या होंडा अगर लॉन्च कर दी तो होंडा में चले जाओ, वहाँ आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा। बट यहाँ पे इस चीज़ का कहीं ना कहीं लैक करता है। लेकिन अगर थोड़ा आप रिस्क ले सकते हो तो फिर ये बाइक आपको लेना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा फन आएगा चलाने में, जस्ट फन नहीं, लोगों की काफ़ी कॉम्प्लीमेंट भी मिलेगी ये गाड़ी अगर ओन करते हो, क्योंकि मैंने देखा है कि मैं जितनी बार निकालता हूँ कोई ना कोई तो बोलता ही है कि गाड़ी अच्छी है। तो ओवरऑल यही है, ये बाइक जो है अभी भी इस सेगमेंट के अंदर 2026 के अंदर भी उतनी ही मजबूती से खड़ी होती है जो पहले थी। और मुझे लगता है आने वाले टाइम में जितनी बाइक लॉन्च होगी उसके बाद भी ये बाइक जो है उतनी ही ज़्यादा फीचर लोडेड और मॉडर्न लगेगी जैसे पहली थी। तो इस वीडियो के अंदर यही है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए आप क्या सोचते हैं, आने वाले कॉम्पिटिशन जो है इस बाइक के लिए और जो अभी अवेलेबल है, क्या आपको लगता है कि इस बाइक के सेल्स पे इफेक्ट आने वाला है फ्यूचर में, या फिर अभी आपको क्या लगता है बाइक सही सेंसिबल ऑप्शन है क्या खरीदने के लिए इस सेगमेंट के अंदर? अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही है, तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अभी के लिए बाय, टेक केयर।